नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की। अब की बार किसका बिहार? यह सवाल मैंने कई बार पूछा है और कहा है कि लोग अलग अलग तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन असल में सही मायने में जवाब देने का सिलसिला कल सुबह शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। कल बटन दबाए जाएंगे। 16 जिलों की 71 सीटों पर यह बटन दबाया जाएगा और राजनीतिक चर्चाओं में दरअसल विमर्श कम होता है, चिल्पों ज्यादा होती है। तो मैं शुरुआत में ही दर्शकों को, बिहारवासी शायद वाकिफ हैं, बाकी देश की जनता को भी मैं बता दूं कि ये जो 71 सीटें हैं, इनमें से 2015 में और 2015 में मामला थोड़ा जुदा था, समीकरण अलग थे। जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे, कांग्रेस भी थी उस गठबंधन में, और जेडीयू ने 18 सीटें जीती थी, आरजेडी ने 27, कांग्रेस ने 9। आंकड़ा बनता है 54 सीटें। 71 में से 54 सीटें बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थी पिछली दफा। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, आपको 2010 से भी कंपेयर करना पड़ेगा। 2010 में आरजेडी के पास महज 5 सीटें आई थी, कांग्रेस 1 पर जीत पाई थी। बीजेपी के खाते में 22 सीटें थी, 21 सीटें आई थी जेडीयू की, तब वो साथ साथ थे। तो यह जानकारी देना भी जरूरी है। लेकिन अब जब यह चुनावी प्रक्रिया सही मायने में शुरू होगी, तो बिहार किस चीज के लिए वोट डाल रहा है, मुद्दे क्या हैं बिहार के, लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। जो जो मुद्दे उठे उससे आप वाकिफ हैं। इसमें भूत भी है, इसमें वर्तमान भी है, इसमें भविष्य भी है। 15 साल का जंगल राज, लालू के जंगल राज की बात हो रही है। लगातार नीतीश कुमार ये सवाल उठा रहे हैं, अरे वो जंगल राज फिर से वापस लाना चाहते हो क्या? तो आरजेडी पलटवार कर रही है, आप वर्तमान की बात क्यों नहीं करते? आज की बात करो। यह बताइए कि आपने क्या किया है इन 15 सालों में। नीतीश कुमार कहते हैं घर घर बिजली पहुंच गई, नल में जल आ गया, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर है वो डबल डिजिट्स में है, 11.5% में है। तो विपक्ष कहता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 34% आबादी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे है, कोई नए उद्योग नहीं मिले। और रोजगार सबसे अहम मुद्दा बनता दिख रहा है। यह कोरोना काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है, और नौकरियां जा रही हैं, छटनी हो रही है, तनख्वाहें कट रही हैं, और हर कोई पीड़ित है। बिहारवासी भी पीड़ित है। बड़ी तादाद बिहार से बाहर निकलकर अपना रोजगार तलाशती है, दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं बिहार के लोग, उन पर जबरदस्त मार पड़ी है। ऐसे में तेजस्वी यादव का यह कहना कि पहले हस्ताक्षर सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरियों पर करने वाला हूं, यह भविष्य की बात है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा 19 लाख रोजगार देंगे, 15 लाख रोजगार, 4 लाख पक्की नौकरियां। नीतीश कुमार इस पर खामोश हैं अभी, लेकिन बीच में छौंक भी लगता है ना। यह चुनाव जो बड़े ही मर्यादाओं में, बड़े ही मुद्दों पर कॉन्सेंट्रेटेड होता चल रहा था, उसमें छौंक भी लगा, भाषा की मर्यादा की धज्जियां भी उड़ी। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को बेटियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए 8-9 बच्चे पैदा कर दिए। ऐसे लोगों को प्रजनन दर के बारे में क्या मालूम? ऐसे लोग क्या आदर्श बनेंगे? बिहार को कहां ले जाएंगे? सीधा निशाना जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव पर था, और तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह मेरी मां का अपमान किया जा रहा है, शब्दों से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी खींच लाए कि उनके भी 5-6 भाई बहन हैं। तो भाषा का स्तर भी गिरा, यह भी एक दिक्कत है। तो अब बिहारवासी बहुत समझदार हैं, बहुत परिपक्व हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं, वोकल हैं, पॉलिटिकली अपनी बात का खुलकर इजहार करते हैं। और कल तो बटन दबाने की बारी है। तो मुद्दे क्या होंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अब सवाल तो मैंने खोल ही दिया है, बिहार का मुद्दा क्या है? भूत, भविष्य
या वर्तमान? और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा। दो प्रेम बैठे हैं, आज से प्रेम से ही बातचीत हो। चुनावी रैलियों में तो जो नेता करते हैं करते ही हैं, हम यहां पर संवाद और चर्चा करने में विश्वास रखते हैं, राजनीतिक चिल्पो ना करें। तो दोनों प्रेमों पर यह बड़ी जिम्मेदारी मैं पहले से ही डाल रहा हूं। राजीव रंजन मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और आरजेडी के प्रवक्ता उनके युवा चेहरा डॉक्टर नवल किशोर। और हमेशा की तरह बिहार की चर्चा होती है, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हैं। दरअसल बिहार को इनसे बेहतर कम ही लोग जानते हैं पत्रकार बिरादरी में। सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। तो मैं बयानों का सिलसिला शुरू करूं और दिखाऊं, इस डिबेट को खोलूं, उससे पहले राजीव रंजन, बिहार भूत की बातें करेगा, हिस्ट्री ऑनर्स ही पढ़ाया जाएगा, उस पर वोट कर रहा है। वर्तमान जो सूरत हाल है बिहार की, वो या भविष्य की राह कौन बेहतर दिखा रहा है? आपने 7 निश्चय भाग 2 दिए हैं, उधर 45 प्रण ले लिए, 25 प्रण ले लिए हैं तेजस्वी यादव ने। देखिए, सबसे पहले संदीप जी, भूत भविष्य वर्तमान कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के लिए तीनों बेहद महत्वपूर्ण है। भूत की गलतियों से वर्तमान को सुधारना है, वर्तमान को बेहतर बनाकर भविष्य की संभावनाओं को और प्रबल बनाना है। और मुझे लगता है एक विजनरी लीडर के तौर पर बिहार के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है, उनके 15 वर्षों के शासन की उपलब्धियां हैं, और जो विजन है आने वाले 5 वर्षों के लिए, उसको उन्होंने अपने साथ निश्चय। नहीं, आप 15 साल भी तो बहुत बड़ा कार्यकाल होता है ना। 3 साल का जो बच्चा था 2005 में, इस बार वो वोट डालने जाएगा। आप 3 साल के बच्चे को याद दिला रहे हो कि नहीं जी 2002 में देखिए क्या हालत थी, जंगल राज था। आप वर्तमान की बातें कम कर रहे हैं, अपने विकास कार्यों की फेहरिस्त कम गिनवा रहे हैं और 15 साल पहले जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हम अपनी फेहरिस्त नहीं गिना रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि कोई गलती करोगे तो फिर उस दौर में पहुंच जाओगे जहां गुमनामी के अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अपमान, लांछना और बिहारी होना कहीं ना कहीं देश में ग्लानि का पर्याय बन जाए। इससे बेहतर है कि उस दौर में लौटने वाले जो लोग भी लौटाने की कोशिश करें, उनका तिरस्कार करें। और वर्तमान की उपलब्धियां तो बेमिसाल है। तो 2015 में तो आप कहते थे बीजेपी ने बिहारियों का अपमान किया, डीएनए पर सवाल उठाए। देश के वो अपमान कौन कर रहा था? चुका हो 6000 पुल और 18 मेगा पुल के जरिए बिहार में 1 लाख किलोमीटर सड़कों का जो जाल बिछा है, उस पर हर बिहारी को फख्र है। आज कनेक्टिविटी के मामले में बिहार देश के ज्यादातर राज्यों से टक्कर लेने की स्थिति में है। बिहार में जिस तरह से आधारभूत संरचना का विस्तार हुआ है और बिजली हर गांव पहुंची है, तो हम तो देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में हम लोगों को भी प्रवास करने का मौका मिलता है। बिजली की हालत तो ये मैंने शुरुआती कमेंट्स में ये बातें बताई, साथ में ये भी बताया कि 34% गरीबी है बिहार में। वैसे पहले भी बिहार के किसान बैंक से कर्ज नहीं लेते थे। बिहार की परिस्थितियां अलग है। बिहार की उत्पादकता से लेकर जो तीसरे रोडमैप के जरिए हालात बदले हैं, उसमें हम रोडमैप 2 के जरिए जो हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 है, हम 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली देंगे, एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड फीडर देंगे, और जब हर खेत को पानी देंगे तो रोजगार भी असीमित। तो रोजगार नहीं दे पाए ना, इन बातों में ये बात छिपी हुई है कि रोजगार नहीं दे पाए। अब नीतीश कुमार किस तरह से हमला कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने न्यूज़ 24 को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने तथाकथित जंगल राज के बारे में क्या कहा, अपने पिता के जंगल राज के बारे में। पहले वो सुनवाता हूं, फिर आगे और खोलता हूं डिबेट को। आबादी का बड़ा राज्य, लेकिन अब अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसलिए हम लोग तो काम करते रहे, और जानते हमको प्रचार में रुचि नहीं है। बहुत लोगों की रुचि बयानबाजी और प्रचार में ही है, काम में रुचि नहीं है। हमारी रुचि काम में है। लोग देख लें पहले क्या था, आज क्या है। जो भी है, लेकिन हम लोग चलो कोई अगर भूल चूक हुई होगी तो 15 साल तो हम लोग विपक्ष में बैठे रहे, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में तो 15 साल कोई कम नहीं होता। नीतीश जी को तो ये बताना पड़ेगा ना।
अब आप बोलिएगा पहले जो है तार वाला टेलीफोन का ज़माना था, फिर कॉर्डलेस आया, फिर मोबाइल आया, फिर आईपैड आया, तो इसमें नीतीश कुमार जी का विकास का कोई योगदान नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था, वो मेरे प्रोड्यूसर ढूंढ नहीं पाए हैं शायद, कि देखिए हमें सज़ा मिल गई ना, 15 साल में अगर काम नहीं हुआ था या जंगल राज था तो हमें सज़ा मिल गई, लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहा है 15 साल जंगल राज का ये भूत। नवल, आपका ये पीछा नहीं छोड़ रहा है? नहीं, देखिए इस तरह की तुलना तो बहुत गैर तार्किक है ना, कि 1990 का बजट और 2020 का बजट का तुलना तो गैर तार्किक है। अगर अध्ययन करना है तो समकालीन में करेंगे ना, आज का बिहार, आज का बंगाल, आज का तमिलनाडु, उसमें अगर हम सबसे पीछे हैं तो ये नीतीश कुमार जी का योगदान है, उनकी उपलब्धि है, और उसके विषय में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं, और बता भी रहे हैं तो कह रहे हैं मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ उद्योग नहीं लग सकता, मैंने पूरा कोशिश की, 6 लाख नौकरियां दी, मैंने पूरा कोशिश किया, ये नहीं। इसके साथ साथ ये झूठ भी बोल रहे हैं। 1990 से 2005 के विषय में बोले कि स्कूल कॉलेज कुछ नहीं खुला, 6 यूनिवर्सिटी खुले, छपरा में, मधेपुरा में, हजारीबाग में, पटना में, 6 यूनिवर्सिटी तो ऑन रिकॉर्ड है। जो शिक्षक पूरे बहाल हुए पूरे सैलरी पे, वो तो लास्ट टाइम लालू जी के समय में हुए हैं। जो कॉलेज के शिक्षक हुए उसी समय हुए, उसके बाद 15 साल के बाद आपने शुरुआत किया है। तो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, नहीं, आपने ऐसे गड्ढे में डाल दिया बिहार को, ऐसा गर्त में ले गए, ऐसा रंगदारी फिरौती का उद्योग चलाया, उद्योग धंधे आने में ही अभी तक वक्त लग रहा है, इसीलिए कोई बड़े उद्योग नहीं लग पाए हैं 15 साल नीतीश राज में भी। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 33 घोटालों को गिनवाया था, उसके बाद 27 घोटाले हो गए। ये कैसे हो गए? 1000 करोड़ से लेकर 300 करोड़ के पुल, ब्रिज जो है वो टूट जाते हैं, और ये सड़क गिनवा रहे हैं। अरे सड़क बने तो उद्योग कहाँ आए? कानून व्यवस्था ठीक हुआ तो उद्योग कहाँ आया? कहाँ विकास किया आपने? किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर बिहार का विकास हुआ होता तो आप उसकी चर्चा करते। आप उस व्यक्ति के विषय में नहीं बोलते जो आपके साथ कम से कम शुरुआती 25 साल की राजनीति किए हैं। उनको अच्छी तरह जानते हैं कि 1990 से 2005 में जो उनकी उपलब्धि है उसी का करामात है कि आप अभी राजनीति में हैं। अदरवाइज तो बिहार में जो राजनीति थी 1990 के पहले कौन नहीं जानता है। 90 से 2005 के विषय में जो उपलब्धि है सामाजिक विकास की, राजनीतिक विकास की, वो कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। लालू जी को 2005 के बाद भी आप हटा तो नहीं पाए ना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम ही रहे, मुख्य विपक्ष हम ही रहे, वोट शेयर हमारा ही ज्यादा रहा, अब कहाँ हटा पाए? हाँ, 15 साल आपको मौका मिला, लोगों ने आपको मौका दिया और आपने कहा कि हम विकास करेंगे, लेकिन आप केवल जंगल राज की बात करते रहे। ये करते करते आप मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप जैसा घिनौना काम भी कर गए। आप गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आपको तो शर्म आनी चाहिए उस पर। आपने उस समय बोला कि हम शर्मसार हैं, मंजू वर्मा को इस्तीफा दिलवाया, उनको टिकट भी दे दिया। ये सब तो लोग देख रहे हैं ना। ठीक है, राजीव रंजन रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात करूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले ये जो सर्व वगैरह के शब्द को ये जब बोलते हैं तो शर्मिंदा हो जाता है। इन्हें महसूस ही नहीं होता है कि क्या रहे हैं। इनके ब्रांड एम्बेसडर राजबल्लभ यादव जी हैं और अरुण यादव जी। सही शहाबुद्दीन आज भी इनके सबसे बड़े आदरणीय नेता है। बिहार के बाहुबलियों से जो आपका रिश्ता है, कल तक तो आप बोलते थे अनंत सिंह, अब अनंत सिंह भी आपके आभूषण। और देखिए, आपको कोई गुरेज नहीं है। पहले तो धैर्यपूर्वक अराजकता मत पैदा कीजिए। मैंने आपको सुना और अब आप सुनिए। बार बार इस तरह से अशिष्टता मत किया कीजिए। आपने जो करना था वो कर दिया। राजनीति के नवागंतुक है, कुछ इसके विमर्श को समझिए और सीखिए। तरीका नहीं है बातचीत करने का। सिर्फ राजीव रंजन नहीं, तू मैं नहीं होगी मेरे शो पर नहीं। राजीव रंजन रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मुझे प्रेम शुक्ला और प्रेमचंद्र सबसे पहली मिश्रा बात के तो पास ये जाना है। इन्हें अगर ये महसूस ही नहीं होता है कि राजबल्लभ यादव और अरुण यादव जैसे लोगों से क्या संदेश इनकी पार्टी देना चाहती है। और मैं बार बार कहता हूं, क्यों महिमा मंडन होगा तेजस्वी का? क्या है तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव लालू यादव के सुपुत्र है, इसके सिवाय क्या योगदान है? रोजगार की बात उप मुख्यमंत्री आपने बनाया, 18 महीने उप मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ 2015 में गठबंधन आपने किया, IRCTC में नामजदगी। एक भी रोजगार अगर इन्होंने दिया हो, आपने कितने दिए? भाई ने दिया हो, इनके मंत्री परिषद में राजद के कोटे के मंत्रियों ने दिया हो, कांग्रेस के मंत्रियों ने दिया हो, तो फिर आपने रोजगार कितने दिए? पहले लालू जी के कार्यकाल के मंत्रियों में जो बतौर रेल मंत्री जो उन्होंने नौकरियों की बात की, क्या क्या आरोप नहीं लगे? उनके सगे भाई
देखिए, मेरा पैसे सवाल लेके सुन नहीं आप पा रहे जमीन लिखवाने क्या? का आपने आरोप कितनी लगे। रोजगार सृजित किए? नौकरियां देंगे, 4.5 लाख नौकरियां तो खाली पड़ी नौकरियों हैं। के नाम पर फिर से संसाधन जुटाएंगे, काला धन जुटाएंगे, कौन जानता है? नहीं, ऐसे कोई वार्तालाप थोड़ा हो रहा है। ये तो आप चुनावी रैली संबोधित कर रहे हैं राजीव रंजन। आपने रोजगार कितने से सृजित संदीप किए? जी, आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा है और नवल किशोर जी की बॉडी लैंग्वेज आपको पसंद आ रही है, नहीं, तो मैं ये तो किसने नहीं कहा? समझ पा रहा। इतने क्यों बौखला रहे इनसे हैं? पूछ नहीं सकते आप ये तो बताइए ना, कितने एक रोजगार वैचारिक सृजित किए? उसके बारे में आप सवाल का जवाब नहीं देते। क्या राजद, कांग्रेस और चिराग पासवान को केवल इसलिए जनता स्वीकार कर ले कि इनके पराक्रमी पिताओं की ये संतान है? अच्छा, तो मतलब आप आंकड़ा नहीं बताएंगे, पर इनका अतीत ऐसा है, आंकड़े तो इसीलिए मैंने ये आपको भूत की बताया, बात हो आपको रही ये है। आंकड़े नहीं ठीक है, लग ठीक रहे है। प्रेम शुक्ला तक आवाज जा पाएगी? प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल यह है कि इस साल के शुरुआत में ही एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी गई थी, जिसमें कहा गया बिहार वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है। प्रशासन के मामले में सबसे बुरा हाल है बिहार का। गरीबी की मैंने बात आपको बताई दी, ये तो सरकार के आंकड़े हैं। रोजगार के आंकड़े बताए नहीं जा रहे जी। 44,000 लोगों में एक डॉक्टर है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट 40% है 12वीं में। ट्रेंड शिक्षक महज 24% हैं, 76% अनट्रेंड लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह भी एक हकीकत है बिहार की, ये तो प्रधानमंत्री वाकिफ है। जी, बिहार निश्चित तौर पर अन्य राज्यों की तुलना जब की जाती है तो निश्चित तौर पर बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं, 1990 से 2005 में कितने रोजगार हुए? तो 90,000 सरकारी नौकरियों का सृजन हुआ, जिसमें इन्होंने नियुक्तियां की। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में नियुक्तियां 6 लाख के आसपास हो जाती है, तो निश्चित तौर पर उसमें वृद्धि हुई है। इसी तरह से जीडीपी का आंकड़ा आप देखेंगे तो क्या आंकड़ा था 2005 में और क्या आंकड़ा है 2020 में? 10 गुना वृद्धि है। और क्या आंकड़ा है 2020 में? 10 गुना वृद्धि है। पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 7 गुना वृद्धि है। बिजली गांव तक पहुंची, ये सत्य है। आज नल में जल की बात आप कर रहे हैं, ये नल में जल की बात आप इसके पहले क्या लालू जी के कार्यकाल में कर सकते थे? कानून एवं व्यवस्था की स्थिति देखिए तो 45,000 अपराधियों को जेल पहुंचाया गया। शहाबुद्दीन जैसे लोग जो बिहार के आपराधिक माफिया जगत के पोस्टर बॉयज बनकर टहल रहे थे और जो सरकारी अधिकारियों की खुलेआम हत्याएं करते थे, ऐसे अपराधी आज बिहार में इस तरह से अपराध की स्थिति है क्या? तो आदरणीय नीतीश जी, ये सत्य है कि जित गड्ढों को पूरी तरह से भरने में भी कामयाबी नहीं मिली है। 15 साल पिछले 15 वर्षों वक्त में होता है, मतलब 15 साल में ये काम नहीं हो पाता। बिजली सड़क पानी दे दिया, बात खत्म। पलायन की बात कर लेते हैं। नहीं, बिजली सड़क पानी दे दिया, बस बात खत्म। दरभंगा में एम्स बनाने की बात भी, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री चुनाव से ठीक पहले करते हैं। 15 साल में दरभंगा में एम्स नहीं बन पाया। मांगने इसलिए आ रहे हैं संदीप जी, हाँ। क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, बताइए। विकास का लक्ष्य अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। हम नहीं चाहते कि जंगल राज की तरफ चले जाए और मंगल राज का हमारा जो लक्ष्य है वो साधने में किसी प्रकार की उसमें कितना वक्त लगता है मंगल राज आने में? अच्छा, वक्त तो बता दीजिए, वक्त तो बता दीजिए। बड़ी मार्केट भागलपुर हुआ करती थी। आज आप चले जाइए कैमरा लेके सूरत में, सूरत के बाजार में अधिकांश व्यापारी आपको बिहार से पलायन करके लालू जी के कार्यकाल में जिनको पलायन करना उनका जो है मजबूरी हो गई, जिस कार्यकाल में भूरा बाल भगाओ का अभियान चल रहा था पूरी तरह से, उसका परिणाम जो है भुगतना पड़ा था ना। अच्छा, तो 15 साल में ऐसा माकूल माहौल नहीं बन पाया कि वो वापस आए। 2005 के पहले अपशब्द का पर्यायवाची बना दिया गया था कि नहीं बना दिया गया था? अच्छा, मतलब 15 साल में माकूल माहौल नहीं हो पाया। इसलिए बिहार में आज 19 लाख रोजगार सृजन की बात हो रही है। 5 लाख लोगों को अगर नीतीश कुमार तो बोलते नहीं है इस बारे में। नीतीश कुमार तो कहते हैं कहां से पैसे आएंगे। माहौल बना, 1 लाख किलोमीटर सड़क बनी तो उसका लाभ हुआ ना, पुल बने तो उसका लाभ हुआ ना, वो 1.25 लाख करोड़ रुपए भी मिलने वाले थे, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलने वाला था। काम प्रारंभ हो तो उसका लाभ हुआ ना। 1,65,000 करोड़ रुपए जो है पिछले 5 वर्षों में अगर बिहार में निवेश किए गए तो लाभ हुआ ना। 1 लाख किसने निवेश किए? 1,65,000 करोड़, मुझे जानकारी नहीं। करोड़ अतिरिक्त तो 1,65,000 करोड़ ये किसने निवेश किया? 1,65,000 करोड़ 1,65,000 करोड़ सरकार ने विविध योजनाओं में निवेश किया है। अरे वो तो बजटरी एलोकेशन होता है, आप उसी को बताने लगेंगे। कोई विशेष पैकेज दिया क्या? ये तो सरकार देती है,
वो तो देना है। मैं भाई खर्च हुआ ना बजट अरे में वाह, भाई। कैसी बातें करते हैं साहब, आप बता प्रेम दीजिए ना, शुक्ला। 2005 से 2015 आप तो ऐसा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बड़ा एहसान किया, हर राज्य को पैसे देने होते हैं ना। आप तो विद्वान एंकर हैं, आप तो विद्वान एंकर हैं। फाइनेंस कमीशन होता है, पैसों का बंटवारा होता है, जीएसटी अब सरकार कलेक्ट करती है। कैसी बातें कर रहे हैं, हर राज्य को देना होगा, कोई एहसान थोड़ा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना कि आप आंकड़ा बता दीजिए ना। 2004 से 2014 में कितना आया, 2010 से 2014 में कितना आया बता दीजिए। 2009 से 14 का आंकड़ा निकाल लीजिए, 2004 से 2009 का आंकड़ा निकाल लीजिए। ठीक है, प्रेमचंद्र शुक्ला, प्रेमचंद्र मिश्रा, एक मिनट, प्रेम बाबू, अब दूसरे प्रेम बाबू के पास चले जाते हैं, प्रेम से ही करते हैं बात। आपने ऐसा भट्टा बिठाया, ना पैसे दिए ना कुछ और दिए, 1,65,000 करोड़ का निवेश आ गया, तो बिहार ऐसे गड्ढे में था, उसे उबारने के लिए लगे हुए हैं नीतीश कुमार। मैं नहीं समझता कि इनकी बातों में कोई दम है। आम बिहारी अपने आसपास डेवलपमेंट की चीजों को देखा है। जो बातें पटना में अखबारों में कही जाती हैं, टीवी चैनलों में बताया जाता है सरकार के द्वारा, वो उसके आसपास नहीं दिखता। ये बजटीय आकार को बढ़ाकर बोलते हैं कि हमारे यहाँ बजट पहले ये था, अब ये हो गया। क्या किसी राज्य में, संदीप जी, आपने देखा है कि बजट घटता जाता है? हर राज्य में हर साल बजट बढ़ता है, लेकिन उस बजट का प्रयोग और उपयोग, सदुपयोग कहां किस स्तर पर बिहार में हुआ है, ये अपने आप में शोध का विषय। जिस बिजली को लेकर इतनी लंबी चौड़ी बातें नीतीश जी करते रहते हैं कि हमने गांव गांव बिजली पहुंचा दिया, लेकिन बिहार में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। तो अगर उत्पादन नहीं हुआ तो हम उससे डेवलपमेंट कैसे बांधते? आपने बिहार को खरीदार बना दिया। आप बिजली खरीदते और किस रेट पर खरीदते? बिजली आई ना हर घर में, इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते। वो नहीं बता, नहीं मैं कहां डिनाई कर रहा हूं। बिजली आई तो क्या बिजली का हमने उत्पादन किया? बिहार को उत्पादक राज्य नहीं बनाया। बिहार में हमने कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया। हम मार्केट से खरीद रहे हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो चीज यहां हो रही। अब बाहर से किस रेट पर बिजली ला रहे हैं, किन शर्तों पे ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, उसका जवाब ये नहीं। नहीं, प्रेम शुक्ला, प्रेम बाबू सीधा आरोप लगा रहे हैं हमने 1,65,000 करोड़ रुपए दिए, निवेश हुआ। 2004 से 2014 का आंकड़ा निकाल लीजिए, कितने पैसे मिले बिहार को? बिहार, लालू दिल्ली में बैठकर रोड़ा बन गए नीतीश कुमार के लिए। यह कहना तो प्रधानमंत्री ने यह कह के साबित कर दिया कि नीतीश कुमार अकर्मण्य सरकार थे, उनके नेतृत्व वाली सरकार कुछ नहीं कर पाई, 10 साल तक बैठे रहे। हम जब आए 3-4 साल में ही कुछ चमत्कार बिहार में हुआ। तो बिहार में क्या चमत्कार हुआ? जो पुल पुलिया बना है उद्घाटन से पहले टूट जाता है, और जो कुछ बच गया तो उद्घाटन के 1 महीने के बाद टूट जाता है। ये कौन सा निर्माण चल रहा है भैया? ये भ्रष्टाचार है। और बिहार में न सिर्फ पुल पुलिया, बिहार में जितने कंस्ट्रक्शन हुए उस सब में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो आप भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बना रहे हैं, इस पर मैं कमेंट चाहूंगा सुकेश आपका। फिर मैं 1 मिनट वर्तमान पर भी आ रहा हूं। अभी बहुत मुद्दे हैं, मैं इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से सारे मुद्दे उठाने वाला हूं। सुकेश, ये 15 बनाम 15 की लड़ाई की ट्रैक्शन दिखती है लोगों के बीच? ये चर्चा का विषय है, ये बटन दबाने का विषय है? देखिए, अपना पक्ष श्वेत बताने के लिए दूसरा पक्ष श्याम बताना जरूरी है। ये पॉलिटिक्स में होना था। आप ये ज्यादा देखते अगर लालू यादव जेल के बाहर होते। चूंकि नैरेटिव चेंज किया तेजस्वी ने, वो नौकरियों पे लेके चले गए, इसलिए थोड़ा कम है, लेकिन वो याद कराया जाएगा। ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये होगा कि आपके राज में क्या हुआ, हमारे राज में क्या हुआ। वो पक्ष श्वेत पक्ष था, श्याम पक्ष था, उसकी चर्चा करेंगे, लोग याद कराएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये कन्वीनियंट होता है। लेकिन क्या मैं बार बार कहता हूं कि क्या हम सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए हैं? क्या हमने बिजली दे दी, सड़क दे दिया, पानी दे दी? अभी मैं सुन रहा था, उनको भी सुन रहा था, आरजेडी का पक्ष भी सुन रहा था कि 6 यूनिवर्सिटीज बनाई। वो 6 यूनिवर्सिटीज दरअसल जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उसको 2 यूनिवर्सिटीज में बांट दिया, तो 6 यूनिवर्सिटी हो गई। यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर थे, आंकड़ों की जादूगरी थी। लेक्चरर्स जो थे, प्रोफेसर जो थे, वो खुद पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझे जहां तक जानकारी है, और उनको जानकारी इस बात की होगी कि क्या उनको तनख्वाहें मिलती थी। वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। पर उसकी गूंज 2020 में है क्या? मैं आ रहा हूं उस पर कि क्या वो एक हकीकत है कि नहीं है? वो एक हकीकत है। चूंकि 15 सालों में मैंने कहा कि एक लेवल पे हम ऐसे पहुंच गए हैं जो सैचुरेशन लेवल होता है। मैंने बार बार कहा है, ये तीसरा टर्म जो नीतीश कुमार का है, इसमें शिथिलता आई है।
इसमें एक जड़ता आई है, इसमें दिखाने के लिए नया कुछ ऐसा नहीं है जिसके आधार पे आप आगे का रोड मैप दिखाएं और पीछे की बात न करें। आपको एक वो कॉम्प्लीमेंट करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि आप आगे की राह दिखाते दिखाते ये जब कहेंगे कि देख लीजिए अगर हमको नहीं चुनेंगे तो आप उस राज में जाएंगे वापस। ये एक विंडो हमेशा आरजेडी देती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2015 में चूंकि ये 7 चुनाव लड़े थे, अब यही है ना कि कन्वीनियंट पॉलिटिक्स हो जाती है। जब आप कन्विक्टेड लालू यादव से समझौता करके उनके साथ चले जाते हैं तो वो कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है। वो कन्विक्टेड लालू यादव थे। ये कह दे राजीव रंजन जी कि अरे तेजस्वी पे तो बाद में चार्ज लगा, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ लिया। भाई ये सब जानते हैं कि जो आरजेडी है वो लालू यादव की पार्टी है ना। लालू यादव चारा घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे ना, कन्विक्टेड थे ना। उस समय जरूरत थी, वो कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस थी, उनको नरेंद्र मोदी को एक बार मात देनी थी कि हम दोनों साथ आएंगे तो आप हार जाएंगे। नहीं तो नैतिकता का हवाला नहीं दे सकते ना। नहीं तो क्यों हवाला, मतलब आप क्यों इस आज की इस कट थ्रोट जो पॉलिटिक्स है, कंपटीशन है पॉलिटिक्स में, उसमें आप नैतिकता क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, फिर जंगल राज की बात करते हैं तो वो धार थोड़ी कुंद हो जाती है। हाँ तो कुंद होगी ना। इसीलिए बार बार जब ये लोग कहेंगे कि 15 साल के अपने अचीवमेंट पे लड़िए, अपना अचीवमेंट बिजली सड़क पानी से आगे ग्रेजुएट करके आगे जाना होगा। अगर वो दिखाने के लिए नहीं होगा तो पुराना 15 साल भी आपको याद कराना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये 15 बनाम 15 की तो बात हो गई भूत की। अब वर्तमान और भविष्य को मैं जोड़ रहा हूं। अभी रोजगार की बात करने वाला हूं, लेकिन बहुत ही संजीदा, बहुत ही लेवल हेडेड रहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन हमने पहले भी दिखाया था कि भीड़ में लोगों को डांट देना, ये मैंने सवाल पूछा था राजीव रंजन से और राजीव रंजन ने कहा था कि नहीं, ये आरजेडी के जो लोग हैं वो जानबूझकर इम्बैलेंस करना चाह रहे थे, वहां पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ये सही तरीका था जैसा उन्होंने रिएक्ट किया। अब नीतीश कुमार ने सीधा तेजस्वी उनके परिवार पर हमला कर दिया कि 7-8 बच्चे पैदा कर देते हैं, बेटियों का सम्मान नहीं है, बेटे की फिराक में। वो तेजस्वी पर निशाना था, तेजस्वी ने भी पलटवार किया। पहले उस पर एक नजर। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। अब राजीव रंजन, नीतीश कुमार तो ऐसे ना थे। ये निजी आक्षेप करना ये जरूरी है क्या, या ये राजनीति का हिस्सा है, चुनावी रैलियों का हिस्सा है? देखिए संदीप जी, बिहार में जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं रैलीज में, मीटिंग्स में, उन रिपोर्टर्स से कभी बातचीत अकेले में कीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कीजिए, आपको वो स्थितियां मिल जाएंगी। 90 का जो चेहरा है, 90 से 2005 का चेहरा है, ये तमाम लोग लालू जी के साथ ही थे। आज पैनल में आरजेडी को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का पता भी नहीं होगा उस वक्त, लेकिन लालू जी के कारवां से लोग क्यों निकलते चले गए ये समझना बेहद जरूरी है। आप मैंने नीतीश कुमार से संबंधित सवाल पूछा। नीतीश कुमार ऐसे तो ना थे। का प्रयोग वहां आरजेडी के वर्कर्स उन कार्यक्रमों में कर रहे हैं, उसमें संतुलन बनाए रख पाना किसी के लिए भी सहज नहीं है। और मर्यादा की सारी जो लकीरें हैं वो लांघने का काम हम लोगों को हर दिन, वो चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा हम देख रहे हैं, और ये काम आसान तो नीतीश कुमार ने मर्यादा नहीं लांघी है। बता रहे हैं कि हम नहीं सुधरने वाले हैं, और अगर हमको गलती से तुमने सत्ता सौंपी तो भोग लोगे।
और ये इसीलिए मैं कहूंगा आप ऐसा करते चले जाइए, अब कुछ दिन और बाकी है, अपने कार्यकर्ताओं को और तथाकथित आक्रामकता की नसीहत दीजिए और उनको एक वंशवादी परंपरा के नायकत्व की प्रशंसा के लिए। तो आप परिवारवाद पर हमला कीजिए ना राजीव रंजन, परिवारवाद पर हमला कीजिए। ये 8-9 बच्चे पैदा कर देते हैं, इनको क्या पता, ऐसे लोग करेंगे। तो मतलब ये अच्छा डिस्कोर्स है, ये अच्छी राजनीतिक चर्चा है, विमर्श है। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जरा उसे बात कर लीजिए। जो सभाओं को कवर कर रहे हैं, मैं रोज बात करता हूं और ऑफ द रिकॉर्ड रिपोर्टर से बात करने की जरूरत नहीं होती। रिपोर्टर कोई नेता नहीं है, रोज बात करता हूं राजीव रंजन। कर रहे हैं। लगता है फोन में दिक्कत आ रही है। एक तो बिहार में ये कनेक्शन की इतनी प्रॉब्लम क्यों है प्रेम शुक्ला? बिहार से जो नेता जुड़ते हैं, आप कह रहे हैं बिहार का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है, आधुनिक हो गया बिहार, हर जगह कनेक्शन की दिक्कत है, कॉल ड्रॉप होती रहती है। कॉल ड्रॉप महाराष्ट्र में भी कई बार कॉल ड्रॉप हो जाती है, तो इसको भी बिहार से जोड़कर देखना अच्छी बात नहीं है। नहीं, परेशानी हो जाती है, बातचीत चल रही है, सबको मौका मिलना चाहिए, कॉल ड्रॉप हो जाती है, वीडियो लिंक खराब हो जाता है। हम 5G के जमाने में जा रहे हैं, 2G 3G चल नहीं पा रहा ढंग से। स्पेक्ट्रम और बेटर होना चाहिए, मैं इस बात का समर्थक हूँ। हाँ, नहीं, स्पेक्ट्रम और बेटर होना चाहिए, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। कॉल ड्रॉप से निश्चित तौर पे समस्या होती है। हाँ, ये मैं थोड़ा सा विषयांतर कर दिया था, पर ये ठीक है, आपने साहब गोई से जवाब दिया। पर नवल, अगर परिवारवाद एक समस्या है, एक ही परिवार में सांसद भी, MLC भी, MLA भी, उप मुख्यमंत्री भी, तो ये सवाल तो उठेंगे ना, क्यों नहीं उठेंगे? देखिए, परिवारवाद केवल एक ही परिवार तक सीमित है या पूरा देश में है? पहली बात तो यह है कि परिवार भारतीय परंपरा में एक पवित्र संस्था है। परिवार पे अगर सवाल उठाते हैं तो हर प्रोफेशन में उठाइए ना, क्यों डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही होते हैं, ये तो कई बार बोले जा चुके हैं। ये हमें लगता है कि विषय नहीं है। विषय में मतलब एक ही परिवार में उप मुख्यमंत्री भी होगा, MLA भी होगा, बहन सांसद भी हो जाएगी, मां मुख्यमंत्री बन जाएंगी अगर लालू प्रसाद यादव जेल में जाते हैं, ये मतलब सामान्य है। नहीं, जिस पार्टी का 30 साल का इतिहास हो, आप इस तरह से काउंटिंग करेंगे। ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने, इस पार्टी ने कैसे कैसे सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को मौका दिया। ये आप देखें, उसके बाद पता चलेगा कि फर्क कितना बड़ा है। जो परिवार है वो समर्पित राजनीति करता है, वैचारिक राजनीति करता है। कभी विचार बदला नहीं नीतीश कुमार के तरह कि 4 साल में 4 सरकारें बदल दिया, हर पार्टी से सेवा ले लिया। इस तरह की राजनीति नहीं है। आरजेडी की राजनीति जो है वो वैचारिक के आधार पे है और वो एक जगह खड़े हुए। ठीक है, मैं अभी रोजगार के मुद्दे पर आने वाला हूं, पर आप नीतीश कुमार को ट्रैक किया है बहुत सालों से। सुकेश, नीतीश कुमार चलिए चुनावी रैली में बौखला गए या लोगों को डांट दिया, डपट दिया, और वहां पर कुछ शरारती तत्व भी होते हैं कि माहौल बिगाड़ दें, तो उनको कह दिया, चलिए समझ में आती है। इस तरह के निजी आक्षेप नीतीश कुमार तो नहीं करते थे। नहीं, थोड़े रैटल दिख रहा है नीतीश कुमार, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बिना शको सुबह कह सकता हूं, नीतीश कुमार से ये अपेक्षा नहीं की जाती। उनके नेता भी सहज नहीं है। राजीव रंजन भी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि अपने आप को आदमी सहज नहीं रख पाता। ये पहला बयान नहीं है। एक बार उन्होंने, जब वो चंद्रिका राय के प्रचार में गए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। एक बार उन्होंने जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तब भी उन्होंने परिवार की बात की थी, और तब भी सवाल उठे थे कि क्या नीतीश कुमार से ये अपेक्षा की जाती है। वो ऐसे में, और जब इसको महिला से जोड़ा जाएगा, महिला के सम्मान के साथ जोड़ा जाएगा, महिलाएं उनकी बहुत बड़ी वोटर हैं। 2 करोड़ 14 लाख वोटर हैं पहले फेज में, बिल्कुल। करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं। उन महिला वोटरों को नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनको स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन से लेकर 50% रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन 35%। जब पहली बार ये 50% रिजर्वेशन किया गया तो ये देश में पहली बार हुआ था, और नीतीश कुमार, बाकी राज्यों को फॉलो करना पड़ा। बिल्कुल, नीतीश कुमार को इसके लिए बहुत बुरी प्रशंसा की गई। और जब शराबबंदी उन्होंने की और महिलाओं का एकमुश्त वोट अपने साथ लिया, तो वो पूरे देश के नेता इस मुद्दे पे बनना चाहते थे। वो पूरे देश में इसकी एक हवा बनाना चाहते थे। तो महिलाएं जो नीतीश कुमार की एक सहज वोटर है,
और नरेंद्र मोदी के आने से उनकी संख्या में और इजाफा होता है। ऐसे में नीतीश कुमार से इस बयान की अपेक्षा नहीं थी। ये जब आपको उस तरीके के वाइब्स नहीं मिलते या डिस्टर्ब किया जाता है, हाँ ऐसा होता है चुनावी रैलियों में, ठीक बात है कि कुछ अपने लोगों को भेज दीजिए वहां, कुछ ऐसा कुछ कराने की कोशिश कीजिए कि नेता रटल हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जिनका इतना लंबा राजनीतिक करियर है उनसे अपेक्षा नहीं होती है। तो ये तो सत्य बात है, बिल्कुल कि इतने बच्चे पैदा कर दिए। तो पर यहां पर असल मुद्दा जो है जिस पर अभी भी चुनाव टिका हुआ है, दारमदार है चुनाव का, वो है नौकरी रोजगार का मुद्दा। नीतीश कुमार इस पर खामोश है, कह रहे हैं कि पैसे आसमान से आते हैं क्या, या कहां से आते हैं, अभी मैं वो बयान सुनवाने वाला हूं। बीजेपी 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी, बीजेपी 19 लाख रोजगार, जिसमें 4 लाख नौकरियां हैं और 15 लाख रोजगार के मौके। नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में 5 लाख नौकरियां और 10 लाख नौकरियां कृषि क्षेत्र से जुड़ी, ये बीजेपी दावा कर रही है। तो इस पर ताल कैसे ठोकी जा रही है, पहले एक नजर। अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा क्या? राज्य में तो नहीं पैसा होगा। तो पैसा कहां से लाओगे? प्रेमचंद्र मिश्रा कह दिया 19 लाख नौकरी देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे नीतीश जी? वो थोड़ा कह रहे हैं, वो तो बीजेपी कह रही है। वो मैं दूसरे प्रेम बाबू से पूछूंगा सवाल। नहीं, दोनों ने कहा। सर पॉइंट क्या है, ये जो हमने एजेंडा सेट किया, हम बिहार के नौजवानों के समक्ष जो कठिनाइयां हैं उसे देख कर किया कि बिहार में शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा का होना अनिवार्य है। नहीं, वो अनिवार्य है, उसके लिए पैसा चाहिए ना। हाँ, या लोग इसे जुमला मानेंगे? देखिए, नहीं, वो जुमला तो वो लोग जुमलाबाजी लोग हैं, वो करते हैं। अगर बिहार में आज के डेट में आप देखें तो लगभग 4.5 लाख तो सरकारी नौकरियां खाली। आप 15 साल से कर क्या रहे? आप में इच्छा शक्ति की कमी थी। आप कहते हैं हमने बजट का आकार इतना बढ़ा दिया, केंद्र के लोग कहते हैं हमने इतना मदद दे दिया, तो पैसे की कमी कहां रही? आप वेतन के नाम पर बहानाबाजी कर रहे हैं। अगर सैंक्शन पोस्ट डॉक्टरों के 11,000 आज भी खाली हैं, ये किसकी विफलता है? लगातार 13 साल से बीजेपी का आदमी बिहार का हेल्थ मिनिस्टर है। नहीं, लोग विश्वास करेंगे क्या? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं ना कि फिर सबको नौकरी दे दो। ऐसा ही नौकरी देने का फितूर चढ़ा है सबके दिमाग में। एक मिनट बात सुनिए। देखिए 2019 के चुनाव में आप उसके साक्षी रहे हैं, आपने न्याय योजना लेकर आए, बड़े गाजे बाजे के साथ कहा हर परिवार को 6,000 रुपए महीना देंगे, यानी कि 72,000 रुपए साल के। किसी ने आपकी बात सुनी ही नहीं, मानी ही नहीं। लोग बोले ये जुमला है, ये कर ही नहीं पाएंगे। इसको भी जुमला मानेंगे क्या 10 लाख नौकरियों को? नहीं, ये इसको इसलिए जुमला नहीं मानेंगे कि बिहार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अगर आज तक रोजगार सृजन नहीं कर पाए, चीनी मिलें एक के बाद एक बंद होती गई बिहार में, जूट मिल बंद हो गई, किसानों के समय की भुखमरी की स्थिति है, नौकरी नहीं है, बेटर क्वालिटी एजुकेशन बिहार में नहीं है। इनकी पोल तो तब खुल गई जब कहते थे कि पलायन को हमने रोक दिया। तो लॉकडाउन जब लगा तो 30 लाख प्रवासी हमारे मजदूर भाई बिहार कैसे लौटे? उसमें लाखों की संख्या में वो ऐसे छात्र थे जो बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं। तो न तो आप पलायन रोक पाए, न आप छात्रों को बेटर क्वालिटी एजुकेशन बिहार में दे पाए। तो 15 साल में तब आपने क्या किया? ठीक है, प्रेम शुक्ला स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला, पैसवा कहां से लाएंगे? ये विपक्ष से ही क्यों पूछा जाए? फिर तो आपसे पूछा जाए। नीतीश कुमार कह रहे हैं पैसवा कहां से लाएंगे, तो आप ये 19 लाख रोजगार के लिए आप कहां से लाएंगे पैसवा? निश्चित पूछा जाना चाहिए, निश्चित पूछा जाना चाहिए और उसका उत्तर भी लिया जाना चाहिए। कृपा करके बता दें, मुझे वो उस प्रदेश का नाम बता दें या उस कैबिनेट का नाम बता दें जिस कैबिनेट में नौकरियां जो है पारित हुआ करती हैं, नौकरियों का प्रस्ताव पारित हुआ करता है। आज तक तो मेरे दृष्टि में कोई कैबिनेट नोट इस तरह का नहीं है जिसमें नौकरियों के बारे में, नौकरियों का सृजन करने की बात की जाती हो, नौकरियों की बात की जाती हो कि नौकरियों कितने पद जो है बन गए। साहब
कैबिनेट नोट होता है, उसमें कोई प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट में से कितने रोजगार सृजित होंगे इसकी बात होती है। नहीं, तेजस्वी कह रहे हैं ना 4.5 लाख नौकरियां तो खाली पड़ी हैं, सबसे पहले तो उन्हें भरूंगा। वो सीधा बता रहे हैं, वो तो रिक्त स्थान है ना, 2,75,000 टीचर हैं, 50,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं, 75,000 पुलिस वाले हैं। उसी पर आ रहा हूँ, यस, बहुत अच्छी बात है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब हमने जब 19 लाख कहा, उस 19 लाख में हमने 4 लाख नौकरियां कही, तो 4 लाख नौकरियां स्वाभाविक है, रिक्तियां आपको सामने दिखाई दे रही हैं, उसके लिए हम प्रावधान करके उन रिक्तियों को हम भरेंगे। अब उसके बाद 5 लाख नौकरियां हम कह रहे हैं आईटी सेक्टर में देंगे, और 10 लाख नौकरियां हम कृषि क्षेत्र में रोजगार के सृजन का अवसर हम निश्चित करेंगे। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये कह रहे 4 लाख रिक्तियां हैं। प्रेम शुक्ला जी स्थिति है उसके अनुरूप कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुकेश बोल रहा हूं, आप ये मान रहे हैं कि 4 लाख रिक्तियां हैं, 4 लाख पद वेकेंट हैं? जी नहीं, मैं आपके दावे को स्वीकार लेता हूं ना। नहीं, हमारा दावा नहीं, आपका दावा है ना, आपका घोषणा पत्र है। विपक्षियों के दावे को स्वीकारता हूं। नहीं, राजीव रंजन जी को स्क्रीन पे लीजिए। राजीव रंजन जी, 4 लाख रिक्तियां हैं क्या खाली, जिसको बीजेपी भरना चाहती है? 4.5 लाख का दावा है। नहीं, आप 4 लाख नौकरियां देंगे तो रिक्तियां है ना। आपने कैबिनेट नोट की बात की अभी, तो मतलब रिक्त स्थान है तो वो 4 लाख भरेंगे। तो राजीव रंजन 4 लाख नौकरियां, पद खाली पड़े हैं। अभी प्लीज मुझे, आप लास्ट सेगमेंट है, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। झारखंड में आरजेडी और कांग्रेस दोनों जेएमएम के साथ सरकार चला रहे हैं। इनका चुनावी वायदा था 6 महीने के अंदर वहां सभी रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां हो जाए। जरा इन दोनों से पूछ लीजिए कितनी नियुक्तियां इन्होंने कर दी। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं राजीव रंजन, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है 4 लाख नौकरियां देंगे, वो रिक्त पड़ी है ना, इसका मतलब अभी इन्होंने कैबिनेट नोट की बात की, खाली नौकरियां भरेंगे तो मतलब 4 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। बांटने का ये काम करेंगे। नहीं, 4 लाख नौकरियां, 4 लाख पद खाली पड़े हैं ना। नहीं है, बिहार में 1 लाख के आसपास नौकरियां हो सकती है। उन 1 लाख नौकरियों के लिए भी एक रोड मैप पर काम हो रहा है। और ठीक है, 1 लाख मान रहे हैं, तो आप 4 लाख कैसे कह रहे हैं? प्रेम शुक्ला आप स्क्रीन पर, 1 मिनट, प्रेम शुक्ला, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 4 लाख दे देंगे? उसके लिए अभी आप कैबिनेट नोट और पूरी प्रक्रिया मुझे समझा रहे थे। हम सिर्फ सरकारी नौकरियां तो 4 लाख कह नहीं रहे हैं। अच्छा, देखिए, हम तो, मैंने आपसे कहा आपने 3 लाख घोषणा पत्र पढ़ा है आपने, 3 लाख शिक्षक, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर में करने वाले हैं। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर हम जो जितनी भी नौकरियां हैं, हम सरकारी नौकरियां जितनी रिक्तियां हैं भरेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट नौकरियां वो सृजित करेंगे। रोजगार के की नहीं, आपने सृजन की बात हुई है, 5 लाख क्षेत्र है, आईटी सेक्टर नेक्स्ट है, जनरेशन आईटी, अब हाँ 5 लाख कह रहे हैं रोजगार निजी सृजित क्षेत्र की करेंगे, नौकरियां 10 लाख कृषि क्षेत्र में करेंगे, लेकिन नौकरियों की बात कर रहे हैं आप 3 लाख शिक्षा में, यानी कि शिक्षक भर्ती करेंगे, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी। 30 सेकंड्स में लास्ट कमेंट। नहीं, ये प्रेम जी ने अपना मैनिफेस्टो लगता है ठीक से पढ़ा नहीं है। वो 4 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं और 1 लाख के आसपास कहते हैं राजीव रंजन कि वो प्रक्रिया चल रही है, 1 लाख पद खाली है। अब देखिए, ये एक बड़ा इशू हो गया है। मैं बार बार कहता हूं, कोरोना काल में ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है सुनने में, लेकिन ये बात जरूर है कि कौन सी ऐसी आजादी के बाद कौन सी ऐसी सरकार आई जिसने 10 लाख नौकरियां एक बार में सृजित की हैं? क्या ये कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाते हैं? अगर ये जनरेट कर पाएंगे तो बड़े युवाओं को प्रभावित करेंगे। तो क्या ये गेम चेंजर होगा या न्याय जैसा हाल हो जाएगा? इसको जुमला मान लिया जाएगा। कल से बटन दबाने की प्रक्रिया शुरू है, इसलिए हमने भूत, भविष्य और वर्तमान की आज समीक्षा की। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा